नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है एक ऐसा संस्थान है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू एवं अन्य जितने भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उन सबकी निःशुल्क तैयारी करवाता है। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया, तो कृपया हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 9 में शामिल है और इस यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूंकि नए सिलेबस में शामिल हुआ है तो इसकी अध्ययन सामग्री बहुत कम है। हमने कोशिश किया है कि इसे बड़े बेहतर तरीके से पढ़े। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी की वह शाखा है जिसमें उपकरणों को कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं। कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं। क्लियर एकदम? कम विभव और कम धारा, जैसे इलेक्ट्रॉनों के निर्वात, गैस चालक, अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रवाह की वजह से बने उपयोगी उपकरणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करके उसे किसी विशेष कार्य को करने के योग्य बनाता है। क्या उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में? सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काय का? सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की यदि बात करें तो जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, कैपेसिटर है, आईसी चिप आदि, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत घटकों में लॉजिक गेट, रजिस्टर, काउंटर, फ्लिप फ्लॉप आदि, ये सभी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंतर्गत शामिल है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक या इलेक्ट्रॉनिक्स का फादर जो है माइकल फैराडे को कहा जाता है। माइकल फैराडे को कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दो बातें बड़ी अच्छी पड़ी इसमें। इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी की वह शाखा जिसमें उपकरणों को कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होता है। कम विभव और कम धारा पर आधारित होते हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों के निर्वात, गैस चालक या अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रवाह की वजह से बने उपयोगी उपकरणों के अध्ययन के विज्ञान को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काय का? सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से? ट्रांजिस्टर है, डायोड है, कैपेसिटर है, आईसी चिप्स। इसके मूलभूत घटक क्या है? लॉजिक गेट, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर आदि। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक जो है वो माइकल फैराडे को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इतिहास यदि हम देखें तो 1883 सबसे पहले जो शुरुआत हुई 1883। ये स्लाइड में हमने 1893 लिखा है, लेकिन हम इससे पहले वाली भी एक घटना देखेंगे 1883। तो थॉमस अल्वा एडिसन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि थॉमस अल्वा एडिसन ने पाया कि निर्वात से इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं और इसी सिद्धांत पर निर्वात, डायोड व ट्रायोड बने। बल्ब का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया।
तो थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा 1883। इसके बाद 1893 में यदि देखो तो निकोलस टेस्ला द्वारा रेडियो संचार का डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। रेडियो संचार, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो रेडियो संचार निकोलाई टेस्ला। इसके बाद 1895 जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। एक्स किरणों की खोज किसने की गई? विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा। फिर 1896, ये स्लाइड में नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं। 1896 में मार्कोनी ने रेडियो संचार का व्यावहारिक प्रदर्शन किया। रेडियो संचार की बात किसने की थी? 1893 में निकोलाई टेस्ला ने, लेकिन 1896 में मार्कोनी ने रेडियो संचार का व्यावहारिक प्रदर्शन किया था। फिर 1904 में जॉन एब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा पहला वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। ये भी याद रखना, 1904 जॉन एब्राम फ्लेमिंग के द्वारा पहला वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। इसके बाद 1912-13 की यदि हम बात करें, 1912-13 में ली डे फॉरेस्ट तथा एडिसन एच आर्मस्ट्रांग ने डायोड ट्यूब का उपयोग दौलित्र के रूप में किया। 1906 में। 1912-13 की यदि बात करें तो ली डे फॉरेस्ट तथा एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने ट्रायोड ट्यूब का उपयोग दौलित्र के रूप में किया। रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब और कहां हुआ? तो 1920 में यूएसए में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था। रेडियो प्रसारण 1920 यूएसए में सबसे पहली बार रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1947 की यदि बात करें तो बेल प्रयोगशाला में कार्यरत विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। 1947, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो विलियम शॉकले। कब किया? 1947। किस प्रयोगशाला में? बेल प्रयोगशाला में किया। 1956 में इस आविष्कार के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना। 1947-48 में यह आविष्कार हुआ और इस उपलब्धि के लिए 1956 में इस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1959 एकीकृत परिपथ का आविष्कार किया। एकीकृत परिपथ का आविष्कार हुआ। और 1958 आईसी चिप्स का आविष्कार जे किल्वी के द्वारा किया गया और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। क्लियर? आईसी चिप्स का आविष्कार किसने किया? जे किल्वी के द्वारा, जैक किल्वी के द्वारा, और बाद में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मेरे ख्याल से ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन सी है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो इसमें मोबाइल फोन, टेलीविजन, एम्पलीफायर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक बिल, ये सब के सब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण? मोबाइल फोन, टेलीविजन, टीवी, एम्पलीफायर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, गेम कंसोल, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक बिल,
ये सब के सब जो उपकरण है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अब ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड, तो किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की परास को ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब पदार्थों की यदि हम बात करें तो चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ये दो तो सबको पता होता है, इसलिए हमने स्लाइड में इसके विषय में नहीं लिखा। कंडक्टर अर्थात जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं। जितनी भी धातुएं हैं, अम्ल, क्षार, लवण, जलीय विलयन, मानव शरीर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, समुद्री जल, ये सब के सब क्या है? कंडक्टर। ये सब के सब क्या है? कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर क्या है? तो जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता इन्हें अचालक, कुचालक, नॉन कंडक्टर कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, अभ्रक, शुद्ध आसुत जल, है ना, रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड, ये सब की सब जो है वो क्या है? नॉन कंडक्टर अर्थात अचालक होते हैं। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेमीकंडक्टर क्या है, अर्धचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। तो जिन पदार्थों में चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में कुचालकों की तरह होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, ये जो होते हैं ये अर्धचालक होते हैं। अब अतिचालक, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, तो वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के धारा बहती है उन्हें अतिचालक कहते हैं। मतलब जो सामान्य ताप होता है उस पर तो कुचालक होते हैं, लेकिन जब निम्न ताप हो, बहुत कम ताप हो, तो ये धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के धारा प्रवाहित होने देते हैं, तो इन्हें क्या? अतिचालक या सुपर कंडक्टर कहते हैं। जैसे बैरियम, लेंथेनम, बैरियम और लेंथेनम, ये क्या है? अतिचालक, सुपर कंडक्टर है। तो इस प्रकार से चारों हमने पढ़ लिया, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर आगे देखेंगे हम ट्रांजिस्टर। आगे हम देखेंगे ट्रांजिस्टर। इससे पहले हम देखेंगे कि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस कौन कौन सी है, जबकि अभी हमने पढ़ लिया था। फिर भी हम देखेंगे जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, डिष्टकारी, प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टर, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, माइक्रो प्रोसेसर, इन्वर्टर, मदरबोर्ड, एमसीबी, टेलीविजन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस है। अब हम बात करते हैं डायोड। डायोड तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। डायोड क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। डायोड, ठीक है। डायोड क्या है? पीपीटी में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप नोट करेंगे इसे। डायोड क्या है? तो डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। और डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमने पीपीटी में लिखा भी है। तो ये एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक बेस, दूसरा कलेक्टर
तीसरा एमीटर, 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। इस टर्मिनल का उपयोग सर्किट को जोड़ने में किया जाता है। क्लियर एकदम। ट्रांजिस्टर कैसे बना होता है? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों उपयोग किया, कहां उपयोग किया जाता है? एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच में इसका उपयोग किया जाता है। कितने टर्मिनल होते हैं उसमें? 3, बेस, कलेक्टर और एमीटर। इस टर्मिनल का उपयोग सर्किट को जोड़ने में किया जाता है, सर्किट को जोड़ने में किया जाता है। अब एक होता है कैपेसिटर, ये इसमें हमने नहीं लिखा, कुछ छोटी छोटी डिवाइस होती है जिसको हमने पीपीटी में लिखा नहीं है लेकिन समझना है। कैपेसिटर क्या है? यह ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। क्या काम है कैपेसिटर का? संधारित्र जिसे बोलते हैं, संधारित्र अर्थात कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो यह ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करती है। यह रिचार्जेबल बैटरी की तरह बहुत ही कम समय में चार्ज होता है और डिस्चार्ज हो जाता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है यह कूलम्ब ऑब्लिक वोल्ट होता है या फैराडे, फैराडे होता है। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टर, प्रतिरोध। रेजिस्टर अर्थात प्रतिरोध क्या होता है? तो रेजिस्टर करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध, रेजिस्टर, ये क्या काम करता है? रेजिस्टर करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह सर्किट के अंदर वोल्टेज के स्तर को कम करता है। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। काय की बनी होती है? आईसी चिप्स काय की बनी होती है? तो सीधी सी बात है, आईसी चिप्स जो होती है अर्धचालक सिलिकॉन से बनी छोटी सी चिप होती है जिसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी द्वारा किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था। आईसी चिप्स काय की बनी होती है? सिलिकॉन जैसे अर्धचालक से बनी होती है और इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस के द्वारा किया गया। आईसी चिप्स का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, याद रखना। आईसी चिप्स सिलिकॉन जैसे अर्धचालक की बनी है। इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉयस के द्वारा किया गया और यह कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में उपयोग की जाती है। अब हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर तो यह भी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टरों की आईसी चिप्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। हजारों ट्रांजिस्टरों का आईसी चिप्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू चिप के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या है? सीपीयू चिप। और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर, टेलीविजन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता है। एक होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर बड़ा अच्छा शब्द है, घरों में भी लगाया जाता है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है और डीसी धारा को एसी में परिवर्तित कर देती है। ये इन्वर्टर क्या है? डीसी को एसी में बदलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी धारा को एसी में परिवर्तित करता है। डीसी को एसी में परिवर्तित कर देता है। एक नाम है मेरे पास में, कुमार सचदेव। कुंवर सचदेव, नाम याद रख ले, कुंवर सचदेव। इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कुंवर सचदेव को इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मुख्य पटल होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। क्या बताया मैंने? मदरबोर्ड तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस
और मेमोरी कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। काय का बना होता है? हार्ड प्लास्टिक का बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। हार्ड प्लास्टिक का बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। और एप्पल कंप्यूटर के मदरबोर्ड को लॉजिक बोर्ड कहा जाता है। एप्पल कंप्यूटर के मदरबोर्ड को लॉजिक बोर्ड कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जैसे ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। रेक्टिफायर हम पढ़े, तो ये रेक्टिफायर का काम एसी को डीसी में परिवर्तित करना, एसी को डीसी में परिवर्तित करना रेक्टिफायर। और इन्वर्टर का हमने पढ़ लिया, डीसी को एसी में परिवर्तित करना, डीसी को एसी में परिवर्तित करना। अब हम टेलीविजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टेलीविजन। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार 1926 में जेल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। जेएल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। 1927 में सर्वप्रथम यूएसए में टेलीविजन का प्रसारण प्रारंभ हुआ और 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत की गई। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 1959 में। और यूएसए में कब हुई? 1927 में। और टेलीविजन का आविष्कार 1926 में जेएल बेयर्ड के द्वारा। 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया। और टेलीविजन के यदि प्रकार देखें तो देखो सीआरटी टीवी, एलसीडी, सीआरटी टीवी, एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी और प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी, तो हर एक को हमें पढ़ना है और बड़ा विधिवत देखेंगे। तो सीआरटी अर्थात कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन, सीआरटी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इसका, कैथोड रे टेलीविजन टीवी। और कार्ल ब्राउन के द्वारा 1897 में इसका आविष्कार हुआ था। 1897। कैथोड ट्यूब अर्थात पिक्चर ट्यूब सिग्नल को विजुअल सिग्नल में परिवर्तित करता था। उसके बाद आया एलसीडी। सीआरटी देखा होगा, बड़ा सा टीवी होता था, उसका पिक्चर ट्यूब पीछे तक बड़ा लंबा सा निकला हुआ होता था। उसके बाद में आया एलसीडी। एलसीडी टीवी अर्थात एल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दो ग्लास प्लेटों के मध्य द्रव क्रिस्टल का उपयोग करके और पीछे से सीसीएफएल के उपयोग से प्रकाश डालकर चित्र प्राप्त किए जाते थे। और इसमें देखने का कोण 150 डिग्री तक ही होता था। 150 डिग्री, मतलब सामने से देखना होता था। यदि तिरछा होकर देखते थे तो हमें अच्छा क्लियरिटी नहीं थी। उसके बाद आया एलईडी टीवी। एलईडी टीवी लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और एलईडी प्रकाश का उपयोग कर चित्र प्राप्त किए जाते हैं। और इस टीवी की लाइफ 80,000 से 90,000 घंटे और वर्तमान में उपलब्ध सभी टीवी में सर्वाधिक है। और देखने का कोण 150 डिग्री से अधिक होता है और यह सबसे कम ऊर्जा की खपत करती है। इसके बाद देखिए प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी, तो इसमें प्लाज्मा सेल का उपयोग कर चित्र प्राप्त किए जाते हैं और इसमें देखने का कोण 180 डिग्री तक का होता है। 180 डिग्री तक होता है। यह सबसे अधिक ऊर्जा का खपत करती है और इसकी विभेदन क्षमता सबसे अच्छी होती है। तो चारों के फुल फॉर्म हमें याद होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो अब हम बड़े शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कैसे हुआ। तो हम बात करेंगे
1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की स्थापना बेंगलुरु में की गई। यह कंपनी आज भी है और ये एक नवरत्न कंपनी है, भारत की पहली नवरत्न कंपनी। 1954 में स्थापना हुई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की स्थापना कहां पर? बेंगलुरु। इसके बाद 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई। 1970 में पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग भारत में किया गया। 1974 में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना गाजियाबाद में की गई। 1974 में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना गाजियाबाद में की गई। 1982 में पहली बार कलर टीवी का प्रसारण प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? ये तो हमने पढ़ लिया, 1959 में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी, लेकिन कलर्ड टीवी का जो प्रारंभ हुआ वो 1982 में। 1984 में सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अर्थात समीर की स्थापना मुंबई में की गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समीर का फुल फॉर्म क्या है और ये कब स्थापना हुई और इस कहां पर की गई? तो समीर का फुल फॉर्म क्या? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, 1984, और कहां पर? मुंबई में की गई। 1985 से 90 की यदि हम बात करें तो 1984 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी और उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय की बात है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को राइज इंडस्ट्रीज कहा था, सूर्योदय उद्योग कहा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, किसने कहा था? राइज इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था। 1990 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र की स्थापना पुणे में की गई। सीएमईटी की स्थापना पुणे में की गई। इसके बाद यदि देखें तो 1994 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 1994 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना दिल्ली में की गई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो भी है पीपीटी में लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ, ये हर बात इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक किताबों को सर्च करने के बाद में हमने ऐसा डाटा तैयार किया है, तो इन्हें पढ़े। तो 1994 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना दिल्ली में की गई। 1994 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना संस्थान की स्थापना भी दिल्ली में की गई। 1995 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम बनाया गया। 1995 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम बनाया गया। सन 2000 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी का गठन किया गया। 2012 में भारत की पहली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति लाई गई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहली राष्ट्रीय नीति कब? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 में, और नवीनतम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब लाई गई? 2019 में। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहां पर बनाया गया था? उत्तराखंड में बनाया गया था। हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, उनकी स्थापना कब हुई थी। तो बड़ी कंपनियों की बात करेंगे हम, जैसे फिलिप्स कंपनी जो रेडियो टीवी वगैरह सब बनाती है। फिलिप्स कंपनी की स्थापना 1891 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुई थी। इसी प्रकार पैनासोनिक जो कंपनी है, जापानी कंपनी है, उसकी स्थापना 1918 में हुई थी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है, स्थापना कब? 1938 में। हिताची, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, तो हिताची जो है जापानी कंपनी है, 1946 में स्थापना हुई। इसी प्रकार सोनी, अक्सर मोबाइल टीवी वगैरह सब सोनी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी जापानी कंपनी है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, भेल नहीं बोला मैंने, बेल बोला, BEL, बेल। इसकी ये भारतीय कंपनी है, बेंगलुरु में है, 1954 में इसकी स्थापना हुई। इसी प्रकार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1958 में स्थापना हुई है, दक्षिण कोरिया की कंपनी। उसी प्रकार हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, फैन वगैरह देखे होंगे, वायर वगैरह देखे होंगे अपने, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, ये भारतीय कंपनी है, नोएडा में मुख्यालय है, 1958 में इसकी स्थापना हुई है। इसी प्रकार इंटेल, जो कंप्यूटर बनाने वाली एक शीर्ष कंपनी है, तो इंटेल की स्थापना 1968 में, और इसका जो मुख्यालय है ये यूएसए की कंपनी है। उसी प्रकार लेनोवो की बात करते हैं, लेनोवो मोबाइल वगैरह अच्छे मिले इसके, लेनोवो लैपटॉप वगैरह। लेनोवो जो है चाइनीज कंपनी है, हांगकांग में है, और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी प्रकार माइक्रोमैक्स भारतीय कंपनी है, गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय, और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ आविष्कार हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर के द्वारा, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा, टेलीविजन का आविष्कार JL बेयर्ड के द्वारा, बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा, बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा, बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार जे फेडरिक डैनियल के द्वारा, फ्यूज तार का आविष्कार थॉमस एडिसन, फ्यूज तार का आविष्कार थॉमस एडिसन, आईसी चिप्स का आविष्कार जैक किल्बी के द्वारा, लेजर किरण लेजर किरण का आविष्कार थियोडोर मैनन के द्वारा, और रेडियो का आविष्कार जो हुआ वो जी मार्कोनी के द्वारा किया गया। रेडियो का जो आविष्कार हुआ था वो जी मार्कोनी के द्वारा किया गया। इसी प्रकार कुछ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान यदि हम देखें, तो भारतीय विज्ञान संस्थान, सबको पता होना चाहिए कुछ, भारतीय विज्ञान संस्थान जिसकी स्थापना 1909 में बेंगलुरु में हुई थी, भारतीय विज्ञान संस्थान, तो 1909 बेंगलुरु। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान 1945 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की बात करें तो 1947 में नई दिल्ली में स्थापना हुई। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान 1950 में स्थापना हुई है कोलकाता में, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान 1950 कोलकाता। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान 1953 पिलानी राजस्थान। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954 मुंबई, ट्राम्बे जिसे बोलते हैं, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954 मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1975 में तिरुवनंतपुरम में की गई थी, स्थापना 1975 में तिरुवनंतपुरम में की गई थी। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछूंगा, और यदि इसके जवाब दे दिए तो समझ जाओ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक अर्थात एम्पलीफायर की खोज किसने की थी? एम्पलीफायर की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, जे थॉमसन, एम्ब्रोस फ्लेमिंग, विल्हेम रोंटजन और ली जे फॉरेस्ट। तो बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का डी नंबर का, ली जे फॉरेस्ट, ली डे फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं केवल तात्विक, केवल मिश्रण, तात्विक या मिश्रण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अर्धचालक होते हैं केवल तात्विक, केवल मिश्रण, तात्विक या मिश्रण, इनमें से
कोई नहीं, तो बिल्कुल सही उत्तर है तात्विक या मिश्रण होते हैं। अगला क्वेश्चन है एमसीबी का पूरा नाम क्या है? एमसीबी, एमसीबी का पूरा नाम, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेक, मिनिएचर सर्किट ब्रेक, मिनिएचर सर्कल ब्रेक, मेचर साइकिल ब्रेक या मेचर सर्किट ब्रेक। तो सही है मिनिएटर सर्किट ब्रेक, ए नंबर का ऑप्शन सही है, एमसीबी, मिनिएटर सर्किट ब्रेक, मिनिएटर सर्किट ब्रेक। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों का नामकरण किसने किया है? एक्स किरणों का नामकरण किसने किया है? विलियम रॉन्टजन, जे थॉमसन, केमरलिंग या जी.आर. कैरे? जी.आर. कैरे। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया है, नामकरण किसने किया है? विलियम रॉन्टजन, जे थॉमसन, केमरलिन या जी.आर. कैरे। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का विलियम रॉन्टजन। अंतिम क्वेश्चन, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कुटी क्या है? मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कुटी क्या है? तो 10 स्क्वायर ओम, 10 की पावर 4 ओम, 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 8 ओम। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कुटी क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका 10 की घात 4 ओम, 10 की घात 4 ओम। तो इसी के साथ में हम आज की वीडियो को यही रोकते हैं और मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, नोट्स बनाए, अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, परिचित लोग हैं, उनको भी बताएं और सार्थक पहल के साथ बने रहे। सार्थक पहल के साथ अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।